जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के जो वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछने का चांस है, और इस साल भी इस साल भी पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर जो है 2 से 3 नंबर जो है हर साल इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो जो है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को जो है ध्यान पूर्वक देखना है। और एक बात, अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जो है थ्योरी वीडियो देखिए, उसके बाद मैंने आपके लिए सब्जेक्टिव वीडियो दिया, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव वीडियो देखिए, तब जाकर जो है इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिएगा तो आपको जो है आसानी से समझ आएगा। तो जो है आज के इस चैप्टर में मैं आप सभी को जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर को जो है शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को जो है एक लाइक कर देना है, और वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है, और जो है ध्यान पूर्वक जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ताकि जो है आपको यहीं पर जो है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है याद हो जाए, और समझ कर जो है वीडियो को देखना है। और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के यहाँ जो है शेयर कर देना, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से 2025 की बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी की अच्छी से अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो ऑप्शन है समकालीनात्मक अनुशासन, या मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, या द्वैधात्व पर आश्रित, या प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो जो है इसका पहला नंबर का क्वेश्चन का जो है डी नंबर आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिकी नहीं, तो पहला का जो है डी आंसर हो जाएगा। तो इसको है ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी ये जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कौन हुआ ऑप्शन है जो कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो पहला है यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, या चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने, या प्राचीन महाकाव्य। तो जो है इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो जो है इसको याद रखना है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो कह रहा है क्वेश्चन तीसरा कि जो लोग और पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया जो है किस इस चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है जो एक कारक है। तो ऑप्शन जो है ए मानव बुद्धिमत्ता, या प्रौद्योगिकी, या लोगों का अनुभव, या मानवीय भाईचारा। तो जो है 3 का जो है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी जो है मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसको है याद रखना है।
उसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता या मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और विवरण। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति जो है वो एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम करने का मतलब भाग, तो मानव भूगोल का एक ये भाग नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का एक उपागम नहीं है। तो इसको जो है याद रखना है। क्वेश्चन 4 का जो है आंसर बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। तो मैंने आपको जो है थ्योरी का वीडियो में बतलाया था कि ये जो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये किसने बतलाया था। अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, अगर आप देखें थ्योरी का वीडियो तो आपको याद होगा इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर हंगिंगटन ने, कुमारी सैंपल ने, डेविस ने, जीन ब्रूस ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 5 का जो है बी नंबर कुमारी एलन सैंपल ने जो मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यह कुमारी एलन सैंपल ने कहा था। तो ऑप्शन बी 5 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है जियोग्राफी शब्द किसने दिया, यानी जो ज्योग्राफी शब्द अभी जो हम पढ़ते हैं तो ये किसने दिया। तो ए हमबोल्ट ने, या बी हूपर ने, या एरोस्थनीज ने, या डार्विन ने। तो इसका जो है सही आंसर सी हो जाएगा। एरोस्थनीज ने जो है जियोग्राफी शब्द दिया था सबसे पहले। तो 6 का जो है सी आंसर हो जाएगा। कितना 6 का कौन होगा, सी आंसर होगा। उसके बाद जो है 7वां प्रश्न कर रहा है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। संभववाद शब्द का जो है संभववाद शब्द का जो है सबसे पहले बात किसने प्रयोग किया और किसने दुनिया को सबसे पहले बताया। तो विडाल डीला ब्लास ने, या लूसियन फेवरे ने, या फ्रांसीसी बेकन ने, या जीन ब्रंस ने। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बी लूसियन फेवरे ने जो है संभववाद की अवधारणा दिया था सबसे पहले जो है बतलाए थे। तो जो कब दिए थे तो इसको भी जो है याद रखना 1925 ईस्वी में जो है लूसियन फेवरे ने संभववाद की अवधारणा दिए थे। संभववाद में किस घटक को जो है संभववाद में किसको सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो मानव को जो है सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है संभववाद के अंतर्गत। तो जो है इससे जो है 3 ऑब्जेक्टिव निकला और तीनों ऑब्जेक्टिव को जो है याद रखना है। तो आशा करते हैं आप 7 नंबर समझ गए होंगे। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है तीनों जो इससे जो तीनों ऑब्जेक्टिव निकला है तीनों आप आसानी से मार देंगे। तो जो 7 का जो सही आंसर होगा तो बी होगा 7 का सही आंसर। उसके बाद 8वां प्रश्न कर रहा है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी संभववाद की जो अवधारणा दिए थे लूसियन फेवरे। तो इस संभववाद में किस घटक को जो है महत्व दिया जाता है सबसे शक्तिशाली, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। तो किसको माना जाता है, प्रकृति को, या मानवीय घटक को, या प्राकृतिक घटक को, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है संभववाद में सबसे अधिक शक्तिशाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है मानवीय घटक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 8 का जो है ऑप्शन बी मानवीय घटक को जो है संभववाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो आशा करते हैं 8 नंबर समझ गए होंगे। 8 नंबर जो है आसानी से आपसे बन जाएगा और आसानी से याद भी होगा। तो 9 नंबर का रहा है आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है। जो आधुनिक मानव भूगोल है तो उसका जो जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल है, या वार्नियस है, या चार्ल्स डार्विन है, या एलन सैंपल है। तो जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक रेडजेल जो है आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं।
इनके अनुसार अगर आपसे परिभाषा जो पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार जो है मानव भूगोल को परिभाषित करे, तो जो मैंने आपको थ्योरी के वीडियो में बतलाया था कि क्या कहते हैं, मानव एवं धरातल के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल इस तरह से मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के रहने वाले थे, तो इसको भी याद रखना है, जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के जो एक थे भूगोल शास्त्री थे, तो इसको जो है इसको भी याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो जो है इसको याद रखना है, फ्रेडरिक रेटजेल। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है। जो नवनिश्चयवाद के बारे में जिसको आपको जो मैंने पढ़ाया था नवनिश्चयवाद के बारे में, तो यह किसने दिया था नवनिश्चयवाद के बारे में? टेलर ने दिया था, या हमबोल्ट ने दिया था, या रेटजेल ने दिया था, या ब्लास ने दिया था। देखिए इसको ध्यान से, ये जो है 2013, 2016 और 2018 में जो है 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे जो है VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। कब कब पूछा गया, तो 13, 16 और 18 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर, इनका पूरा नाम है, हमबोल्ट, रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल, विडाल डी लाब्लास। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर है जो नवनिश्चयवाद के बारे में बताया था। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को बतलाया था कि जो मानव जो है किसी भी देश के विकास को रोक सकता है या बढ़ा सकता है या जो है घटा सकता है, लेकिन अगर वह बुद्धिमान है तो उसे जो है प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही चलना चाहिए। तो इस तरह से जो है ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को परिभाषित किया था। और रेटजेल ये तो मानव भूगोल के जनक हैं। ब्लास जो है ये जो है भौगोलिक अध्ययन में संभववाद की अवधारणा दिए थे। तो इसको भी जो है याद रखना है। तो 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, नियतिवाद के विचारक कौन है। नियतिवाद के जो विचारक, इनमें इस चारों ऑप्शन में से जो है नियतिवाद के विचारक कौन है, तो ऑप्शन है ई कांट, हमबोल्ट, रिटर, इनमें से सभी। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नियतिवाद के जो विचारक है ई कांट भी हैं, हमबोल्ट भी हैं, रिटर भी हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आशा करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नियतिवाद के विचारक कौन है, तो जो है इन तीनों का जो है नाम याद रखना है, और जो परीक्षा में पूछा जाएगा तो आसानी से टिक मार के आइएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कर रहा है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा। जो एंथ्रोपोजियोग्राफी एक पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक है जो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक को लिखे थे। तो आइए जानते हैं कौन लिखे हैं। तो पहला है ऑप्शन कुमारी एलन सैम्पल, या रेटजेल, विडाल डी लाब्लास, डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी। रेटजेल जो है मानव भूगोल के पिता, उन्होंने ही एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक को लिखा था, और इसी में उन्होंने जो है मानव भूगोल को परिभाषित किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी इस तरह से पूछा जाएगा, या घुमाकर पूछा जाएगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखा, तो रेटजेल ने लिखा। तो इसको जो है याद रखना है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और 13 नंबर प्रश्न क्या करा ये जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया, तो जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नियतिवाद संकल्पना जो है वो नियतिवाद संकल्पना जो है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है। तो आइए जानते हैं किसे माना। नियतिवाद मतलब जो है नियतिवाद नवनिश्चयवाद का भी दूसरा नाम है। तो मैंने आपको जो थ्योरी के वीडियो में बतलाया था कि
संभववाद में किसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और नियतिवाद में सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैंने आप सभी को बताया था संभववाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है मानव को माना जाता है, तो नियतिवाद में किसे माना जाएगा, प्राकृतिक को। तो इसका जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक घटक को जो है नियतिवाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो तेरह का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नियतिवाद में प्राकृतिक घटक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। और यह जो क्वेश्चन है 2021 में बिहार बोर्ड के बच्चे को पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। फेवरे संबंधित है। फेवरे का जो पूरा नाम है लुसियन फेवरे। तो लुसियन फेवरे इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंध रखते हैं, तो आइए जानते हैं कि इनसे संबंध रखते हैं। नियतिवाद से रखते हैं, या संभववाद से, या मानवतावाद से, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो लुसियन फेवरे है, तो मैंने आपको बतलाया था कि लुसियन फेवरे जो है किससे संबंध रखते हैं, और मैंने बतलाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। मैंने जो आपको थ्योरी के वीडियो में बतलाया था कि संभववाद की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था, तो लुसियन फेवरे ने। तो जो फेवरे किससे संबंध हो गए, तो संभववाद से संबंध हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लुसियन फेवरे जो है संभववाद से संबंध रखते हैं। तो आशा करते हैं 14 नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। आपसे पूछा जाएगा तो आसानी से बना दीजिएगा। जो है ये जो क्वेश्चन है 2022 में भी पूछा गया है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न का रहा है कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, कथन किसका है। तो मैंने जो है आपको बतलाया था कि जो मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए रेटजेल जी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर ऐसे होगा। तो इसको जब मैं आपको समझाता, तो रेटजेल जी जो थे मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं जो मानव समाज और जो पृथ्वी उसके बीच के संबंध का जब अध्ययन हम करते हैं तो वही मानव भूगोल कहलाता है। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेटजेल जी हैं जो मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच के संबंध का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। कुमारी एलन सैंपल जो है वे भी जो है मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं। कुमारी एलन सैंपल कहाँ की रहने वाली थी, तो अमेरिका की रहने वाली थी। तो इसको जो है याद रखना है। और ये जो कुमारी एलन सैंपल थी, कुमारी एलन सैंपल जो थी ये रेटजेल की जो शिष्या थी। तो ये भी जो है मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहती है कि जो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच के जो परिवर्तनशील संबंध है उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो ये कुमारी एलन सैंपल बोलती है और रेटजेल ये बोलते हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच के संबंध का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो आशा करते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी तरह से घुमा कर पूछा जाएगा, तो आप आसानी से जो है इसको मार के आइएगा, बना के आइएगा। तो इससे जो है 2 नंबरा प्रश्न भी निकला है और 1 नंबरा प्रश्न भी निकला है। तो इसको जो है याद रखना है। और ये जो है VVI प्रश्न है, तो इसको जो है हर हाल में याद रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। जो फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के पिता थे, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, स्पेन के, फ्रांस के, या स्वीडन के। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं वे जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजेल को। तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो मैंने जो है आपको थ्योरी के वीडियो में बतलाया था कि जो मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में जो आपको मैंने बतलाया था। तो उसी में से पूछ रहा है कि जो है सामाजिक भूगोल जो एक क्षेत्र है, तो उसका इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है उपक्षेत्र है। तो आइए जानते हैं। तो ऑप्शन है सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी जो है सामाजिक भूगोल का एक उप क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र जो है आपको याद कर लेना, जितना भी मैंने आपको जो क्षेत्र बतलाया था उसका जो क्षेत्र बतलाया था, तो इसको जो है याद कर लेना, क्योंकि जो है इससे 2 से 3 नंबर हर साल जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो जो इसको हर हाल में याद करना है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 17 नंबर में, सामाजिक भूगोल का कौन उप क्षेत्र है, तो मैंने आपको बतलाया था कि कृषि भूगोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपका जो 17 नंबर समझ गए होंगे। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वें प्रश्न कह रहा है कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, यानी ये चारों जो पुस्तक है, इस चारों पुस्तक में से हम्बोल्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो आइए समझते हैं कौन सी पुस्तक लिखे थे हम्बोल्ट ने। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कासमास, जनसंख्या भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम्बोल्ट हैं एक भूगोलवेता, तो इनमें से जो है ऑप्शन बी कासमास, कासमास को जो है हम्बोल्ट ने लिखे थे। तो का आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा कि हम्बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बतावे, तो कासमास, कासमास किसने लिखा, कासमास किसने लिखा, तो हम्बोल्ट ने लिखा। किसने लिखा, हम्बोल्ट ने लिखा। तो जो है इसको याद रखना है। तो 18 का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, हम्बोल्ट द्वारा लिखित कासमास है। उसके बाद जो है हमारा लास्ट प्रश्न चैप्टर का जो है अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो है हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इस चैप्टर का जो है जितना भी मैंने आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बतलाया है, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव बतलाया है, उसको जो है याद आप सभी को कर लेना है, ताकि परीक्षा में जो है आप आसानी से इसका आंसर देकर आ सकेंगे। तो लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और लास्ट प्रश्न जो है उसको समझते हैं। तो लास्ट प्रश्न का निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है जो कि मानव भूगोल से संबंध जो है नहीं रखता है। तो कौन संबंध नहीं रखता है, तो आइए समझते हैं। प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान या मानववाद। तो प्रत्यक्षवाद तो रखता है मानव भूगोल से संबंध, संभववाद भी रखता है मानव भूगोल से संबंध, और मानववाद भी रखता है मानव भूगोल से संबंध। लेकिन जो समुद्र विज्ञान है वो जो है मानव भूगोल से संबंध नहीं रखता है। तो इसको जो है याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है 2022 में जो है आपसे पूछा गया है। बिहार बोर्ड के बच्चों को जो है 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव भूगोल इनमें से कौन है जो मानव भूगोल से संबंध नहीं रखता है, तो समुद्र विज्ञान। तो इसको जो है याद रखना है। जितना मैंने 19 को जो प्रश्न बतलाया था उसमें जो है कम से कम जो है इस चैप्टर से जो हर साल जो पूछा गया, किसी ना किसी साल पूछा, कम से कम 6 से 7 प्रश्न हर साल किसी ना किसी साल जो पूछा। कोई 2022 में पूछा गया, कोई 2010 में पूछा गया, कोई 12 में, कोई 15 में, कोई 16 में, ऐसे कर 2 प्रश्न 1 प्रश्न ऐसे करके हर साल पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है अभी तक में जो है इस चैप्टर से 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। 2009 से जो है 2022 तक 23 तक जो है कुल मिलाकर जो है 7 से 8 प्रश्न पूछे गए। और इससे पता चलता है कि हर साल जो है 1 से 2 प्रश्न पूछ ही देता है। तो इसको जो है चैप्टर को 1 से 2 बार जो है रिवीजन कर लेना, ताकि जो है आपका जो इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो नहीं छूटेगा। तो आपका जो है 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो आशा करते हैं हमारा जो चैप्टर है पहला मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय, तो उसका जो है मैंने आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव वीडियो, जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो था उसको भी जो है कंप्लीट करवा दिया। तो आज जो वीडियो में है इस चैप्टर का द एंड होता है। और जो है वीडियो को द एंड करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को एक लाइक कर देना है। और वीडियो को जो है अगर आपको जो है वीडियो में समझ आया तो वीडियो पर कमेंट जो है कर देना है, और वीडियो को जो है शेयर करना है अपने फ्रेंड के यहाँ, ताकि जो है वे भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े और 2025 की बोर्ड एग्जाम में अच्छी से अच्छी तरह से तैयारी कर सके और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो हमारा जो वीडियो है यहीं पर द एंड करते हैं, और हमारा जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय,
वो हो गया है द एंड खत्म। तो मैंने जितने भी थ्योरी का वीडियो, जितने भी सब्जेक्टिव बतलाया और जितना भी ऑब्जेक्टिव बतलाया, उसको जो है रिवीजन करते रहना आपको, ताकि जो है परीक्षा में आपका छूटेगा नहीं। तो बच्चों यहीं पर आज का जो वीडियो को रहने देते हैं, कल के वीडियो में फिर नए वीडियो में मिलते हैं, नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय।